एक सबसे फेमस आपने खोज करी या फिर एक सर्जरी आपने करी जो 2003 में थी, लीमोप्लास्टी। वो सब ऑपरेशन इतने कॉम्प्लेक्स और इतने महंगे थे। हमारे इंडिया की जो गरीब पॉपुलेशन है उसको अफोर्ड करने में दिक्कत आती है, गरीब आदमी करा नहीं पाता था। आजकल क्या रहता है ना कि जैसे मिर्गी के दौरे पड़ते हैं लोगों को, तो गाँव में लोग क्या रहता है, कभी मोजा सुंघा देते हैं, कभी मुँह में चम्मच डाल देते हैं। एक्चुअल में क्या मिर्गी का इलाज संभव है कि नहीं है? मिर्गी एक ऐसा रोग है जिसका इलाज संभव है और 99% लोग दवाई पे या बिना दवाई के भी ठीक हो सकते हैं। आजकल ब्रेन स्ट्रोक बहुत कॉमन समस्या हो गई है। पहले तो ये बुजुर्गों में रहता था, लेकिन अब क्या है कि आजकल की जनरेशन में भी ये प्रॉब्लम आने लगी है। इसके पीछे का रीज़न क्या है, कॉज क्या है? लोग कहते हैं कि मोबाइल ज़्यादा देखने से हो जाता है। कि स्ट्रोक एक ऐसी डिजीज है जिससे मरीज, कोई भी इंसान, अच्छा इंसान हैंडीकैप्ड हो जाता है। जबकि ये तो सर जब ब्रेन स्ट्रोक आता है उसमें गोल्डन पीरियड क्या रहता है, मतलब गोल्डन आवर क्या रहता है? फिर अगर 1 घंटे गोल्डन आवर में फर्स्ट जी। आवर गोल्डन आवर में मरीज पहुंच जाए तो ऑलमोस्ट 100% ये रिवर्सिबल। तो दिमाग पे सबसे ज़्यादा असर किसका होता है? सोने का असर होता है या खाने का असर होता है? हम लोग 4 घंटे सो के भी पूरा काम कर सकते हैं, हम लोग 10 घंटे सो के भी काम कर सकते हैं, जी। ठीक। बट स्लीप को जो कहते हैं ब्रेन के लिए इम्पोर्टेंट है। आजकल सर दिमाग बढ़ाने के लिए, बुद्धि बढ़ाने के लिए कुछ सप्लीमेंट लिए जाते हैं, जैसे मेलाटोन करके एक सप्लीमेंट आजकल बहुत मार्केट में वायरल है। ये केवल एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों ने इन दवाइयों को चला रखा है, नंबर 1। नंबर 2, लोगों के दिमाग में गलत बात डाल दी गई है कि इसको खाएंगे आपकी याददाश्त तेज होगी। ऐसा कुछ नहीं है। कि क्या एक्चुअल में मोबाइल हो गया या स्क्रीन टाइमिंग हो गया, उससे एक्चुअल में दिमाग को नुकसान होता है? तो कुछ लोगों ने लिखा इससे ब्रेन ट्यूमर बढ़ जाते हैं, लेकिन कोई भी अभी इसका ऑथेंटिक न्यूज़, ऑथेंटिक एविडेंस हमारे पास नहीं है। आजकल की सर जनरेशन है, अभी 25 से 30 साल की हम बात कर रहे थे, जैसे बढ़ते हम लोग 30 से 35 या 40 साल तक हम लोग पहुँचते हैं तो स्लीप डिस्क के केसेस बहुत ज़्यादा आने लगते हैं। एक मैंने बहुत पहले, करीब 10 साल पहले यूट्यूब पे डाला था कि पब्लिक को अवेयर करने के लिए 4 सावधानी अगर हम रखें। आजकल की जनरेशन थोड़ा नशे की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और नशे में जैसे कोकीन हो गया या फिर अफीम हो गई, मतलब इसका बार बार सेवन क्यों करते हैं? नशा ऐसी चीज़ है, नशा हमारे समाज में आजकल आपके एक स्टेटस सिंबल की तरफ जा रहा है कि हम लोग ड्रिंक करेंगे तो हमारा स्टेटस ऊंचा है। सर आजकल लोग देखते हैं ना, अधिकतर जाते हैं HBOT लेते हैं, मतलब आजकल प्रचलन बन गया हुआ है। तो ये हेल्थ के लिए अच्छी है कि बुरी? लोग बाग जिम जाते हैं, स्टेरॉइड का इस्तेमाल करते हैं बॉडी बनाने के लिए, लेकिन 40 साल के बाद उनके सब बोन मसल सब बेकार हो जाती हैं, हार्ट अटैक होने लगते हैं। बच्चों में CP चाइल्ड्स की प्रॉब्लम होती है, ये सर क्यों होती है और क्या ये पॉसिबल है सही होने के लिए? बच्चे का ब्रेन डैमेज हो जाए तो उसके शरीर का विकास नहीं होगा, क्योंकि बच्चा ग्रोइंग फेज में होता है। अगर हमारा ब्रेन बढ़ता तभी हमारा शरीर बढ़ता है। और सर ये ब्रेन फूड क्या होता है? क्या अखरोट ब्रेन फूड में आता है? ऐसा कोई फ्रूट नहीं होता कि जो हमारे दिमाग को, कहते हैं लोग बादाम खाओ दिमाग बढ़ेगा। क्या अल्कोहल पीने से स्ट्रेस कम होता है? क्योंकि ब्रेन काम ही नहीं करता उस समय। अगर आप गहरा से सो जाएं, स्ट्रेस कम हो जाए, अल्कोहल पी लीजिए, आपका ब्रेन काम नहीं करता तो आप रिलैक्स हो गए। अगर 2 शब्दों में जाने, डॉक्टर DK बत्सल क्या है? बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो पे, और आपने अपना समय दिया, ये सबसे बड़ी बात है सर। थैंक यू वैभव जी, और मुझे खुशी है कि हम लोग किसी अच्छे टॉपिक पर पेशेंट की केयर के लिए लोगों को हम लोग एक कुछ सिखाने के लिए बात कर रहे हैं। सर एक सबसे फेमस आपने खोज करी या फिर एक सर्जरी आपने करी जो 2003 में थी, लीमोप्लास्टी। ये क्या थी? स्क्वायर लीमोप्लास्टी क्या थी और ये इतना ज़्यादा क्यों फेमस हो गई, और पहली बार ये पूरे वर्ल्ड में सिर्फ इंडिया में ही करी गई? ये एक प्रकार का गर्दन का ऑपरेशन है। जी। इस ऑपरेशन को ईजाद करने के लिए मेरे दिमाग में बहुत दिनों से कई चीज़ें चल रही थी। इससे पहले जो गर्दन के ऑपरेशन किए जाते थे, गर्दन के ऑपरेशन जब चारों हाथ पैर की ताकत चली जाती है, गर्दन में नस दब जाती है, तो उसके लिए कुछ ऑपरेशन किए जाते थे। वो सब ऑपरेशन इतने कॉम्प्लेक्स और इतने महंगे थे, हमारी इंडिया की जो गरीब पॉपुलेशन है उसको अफोर्ड करने में दिक्कत आती थी, गरीब आदमी करा नहीं पाता था। जी। तो मेरे दिमाग में हमेशा से ये बात रही कि मैं अपने हिंदुस्तान के लोगों के लिए कुछ कर पाऊँ। तो एक ऐसा ऑपरेशन मेरे दिमाग में चल रहा था, जो ऑपरेशन है कहीं उससे अच्छा रिजल्ट दे और वो सस्ते में हो जाए। तो इसको देखते हुए मैं इस पर कुछ अध्ययन करता रहा, कुछ खोज करता रहा। खोज करते करते एक ऐसी खोज आई कि मैंने जो एक आर्टिफिशियल प्लेट एंड इम्प्लांट लगते थे, जी। उसके बजाय मैंने जो हमारी रीढ़ की हड्डी में एक एक्स्ट्रा बोन होती, स्पाइन जिसको बोलते हैं,
उसी को मैंने मोल्ड करके उसमें लगा दिया, वो हुक की तरीके से हुक की तरह से उसमें लगा join दिया। कर दिया। तो उसका पर्पज ये था कि हम जो नस पे दबाव है उसको खोल दें, कोई एक महंगा इम्प्लांट ना लगाएं, ऑपरेशन भी कम समय लगाए, खून भी ज़्यादा ना बहे। तो ये 3 पर्पज उस ऑपरेशन के थे, सस्ता हो, आर्टिफिशियल इम्प्लांट ना लगे और मरीज को हमें खून भी ना चढ़ाना पड़े और हर एक इंसान उसको अफोर्ड कर सके और रिजल्ट कहीं पहले ऑपरेशन से अच्छे हों। तो ये इस ऑपरेशन के पीछे ये बेसिक मुद्दा था। भगवान ने इसको सुना, मैंने उसको किया। अब हम हज़ारों लोगों में उसको कर चुके हैं, अब देश विदेश में भी लोग इसको करते जी, हैं। मैं देखा आर्टिकल, काफ़ी फेमस रहा आपका आर्टिकल ही। अच्छा, एक चीज़ सर और जानना चाह रहा है, आजकल क्या रहता है ना कि जैसे मिर्गी के दौरे पड़ते हैं लोगों को, तो गांव में लोग क्या रहता है, कभी मोजा सुंघा देते हैं, कभी मुंह में चम्मच डाल देते हैं। एक्चुअल में क्या मिर्गी का इलाज संभव है कि नहीं है? मिर्गी एक ऐसा रोग है जिसका इलाज संभव है और 99% लोग दवाई पे या बिना दवाई के भी ठीक हो सकते हैं। लेकिन हमारे समाज में इसको लेके बहुत सारे मिथ चल रहे हैं, भ्रांतियां चल रही हैं। कुछ लोग कान में धागा डालते हैं, कान में कुछ धागा? लोग कान में धागा डालते हैं, जी। जो भगत ओझा लोग होते हैं, पेशेंट को गुमराह करते हैं। कुछ लोग जब अटैक पड़ता है तो मुंह के अंदर चम्मच घुसा देते हैं, कुछ जूता सूंघा देते हैं, कुछ मोजा सूंघा देते हैं। कुछ लोग कहते हैं उसके बाद खाना ना खाएं, कुछ लोग कहते हैं कि इसके घर से बाहर निकाल दीजिए। बहुत तरह की प्रथाएं हैं। जी। जबकि एक ये न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है जिसका इलाज पूरी तरह संभव है। अच्छी जांच के बाद हम इसकी डायग्नोसिस बना सकते हैं, उस मिर्गी का कारण क्या है। अगर कारण पता लग जाए तो उस कारण का ही हम निवारण कर दें तो मिर्गी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। लेकिन मिर्गी के कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनमें कारण नहीं पता होता, उनको हमें दवाई पे रखना पड़ता है और पेशेंट ठीक होते हैं। एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट, आपने वैभव जी नाम सुना होगा, जी सर। आइंस्टीन। जी। आइंस्टीन को एपिलेप्सी की बीमारी थी अच्छा। और आइंस्टीन आज तक दुनिया का सबसे विशिष्ट, सबसे फेमस साइंटिस्ट है। जी, उसकी आज तक पुरानी खोजों को हम लोग आज तक फॉलो करते हैं, फॉलो करते हैं, फॉलो सही बात है। करते हैं। उसको एपिलेप्सी की बीमारी थी। तो एपिलेप्सी एक ऐसी बीमारी जिसका पूरी तरह इलाज संभव है। अगर कारण पता लग जाए, कारण का निवारण करिए, पूरी तरह ठीक। अगर कारण ना भी पता लगे तो हम उसको दवाई पे कंट्रोल कर सकते हैं और आदमी, कोई भी इंसान जो एपिलेप्सी की बीमारी से ग्रसित है, वो दवाई खा करके अपना पूरा जीवन यापन नॉर्मल इंसान की तरह कर सकता है। अच्छा सर, मोजा ये- सूंघाना, जी। जूता सूंघाना, कान में धागा डालना, ये सब हमारे समाज की भ्रांतियां हैं। लोगों को इनके तरफ नहीं जाना चाहिए। अच्छा सर, ये मिर्गी होती क्यों है, मतलब इसके पीछे रीज़न क्या है सर? मिर्गी का बेसिक कारण तो होता है, अगर हम केवल मिर्गी रोग की भी बात जी। करें, मिर्गी रोग का बेसिक कारण होता है हमारे दिमाग के अंदर कुछ शॉर्ट सर्किटिंग होने लगती है। जैसे बिजली के 2 वायर हैं, अगर उसके ऊपर का इंसुलेशन हट जाए तो आपस में स्पार्क होगा, पॉजिटिव नेगेटिव तार मिलेंगे, स्पार्क होगा। बिल्कुल। इसी तरह से हमारे दिमाग में बहुत सारी नर्व्स होती हैं, अगर उनका इंसुलेशन गड़बड़ हो जाए तो वो स्पार्क करने लगती है और वो स्पार्क हमारे शरीर पे मिर्गी के दौरे, एपिलेप्सी की तरह से अटैक करती प्रेजेंट है। अटैक करता है। जी। इसको कहते हैं क्लासिकल मिर्गी। लेकिन कुछ मिर्गी दिमाग में ट्यूमर के कारण, दिमाग में टीबी के कारण, दिमाग में चोट लगने के कारण भी होती हैं, वो सेकेंडरी मिर्गी बोलते हैं उसको। उसका इलाज पूरी तरह संभव है। सर, जैसे आजकल ब्रेन स्ट्रोक बहुत कॉमन समस्या हो गई है। पहले तो ये बुजुर्गों में रहता था, लेकिन अब क्या है कि आजकल की जनरेशन में भी ये प्रॉब्लम आने लगी है। उसके पीछे का रीज़न क्या है, कॉज क्या है? लोग कहते हैं कि मोबाइल ज़्यादा देखने से हो जाता है, या तरह तरह की रील्स वायरल होती रहती हैं। तो क्या रीज़न है सर इसके पीछे? ये स्ट्रोक एक ऐसी प्रॉब्लम है जी। जिसका सभी लोगों को ज्ञान होना चाहिए। जी। समाज में इसके प्रति थोड़ा सा जागरूकता होनी चाहिए जिससे हम स्ट्रोक को रोक सकते हैं। ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा और ये हमारे समाज के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि स्ट्रोक एक ऐसी डिजीज़ है जिससे मरीज़, कोई भी इंसान, अच्छा इंसान हैंडीकैप्ड हो जाता है। जी। जबकि ये काफ़ी परसेंट लोगों में, मैं कहता हूँ 99% लोगों में स्ट्रोक प्रिवेंटेबल है, इसको रोका जा सकता है अगर हमें उसकी जागरूकता पूरी हो। मेनली इन यंग पेशेंट्स। यंग पेशेंट घर का एक ओनली अर्निंग मेंबर है, अगर उसको स्ट्रोक हो जाए, वो उसको पैरालिसिस हो गया, वो आउट ऑफ वर्क हो गया, पूरी फैमिली उस पर डिपेंडेंट थी, उसकी पूरी फैमिली तबाह हो जाती है। अगर हमें पता हो कि स्ट्रोक कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से होता है, हम कोलेस्ट्रॉल का इलाज कर लें। ओके। अगर हमें पता हो हमारे बीपी बढ़ा हुआ है, बीपी का इलाज कर लें। हमें अगर पहले समय से पता लगेगा डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ का इलाज कर लें। अगर हम किसी नशे के आदी ना हो जाएं
तंबाकू छोड़ दें, अल्कोहल छोड़ दें, तो इन चीज़ों से 99% लोगों में स्ट्रोक होता है। 1% लोग वो होते हैं जिनको कोई हार्ट का प्रॉब्लम हो, वो अपने हाथ में नहीं है, वो तो भगवान ने दिया है, उसका इलाज चलेगा। लेकिन अगर कोई इंसान नशा ना करे, अगर डायबिटीज़ का इलाज समय से हो जाए, कोलेस्ट्रॉल का इलाज समय पे हो जाए, ब्लड प्रेशर का इलाज समय पे हो जाए, और रोज़ हम लोग आधा घंटा पर डे ना भी हो, हफ्ते में 5 दिन हम किसी भी तरह से फिजिकल एक्सरसाइज करें, चाहे वो योगा हो, चाहे वो जिम हो, चाहे वॉक हो, ये स्ट्रोक को रोकने में काफ़ी हद तक सहायक होती है। अच्छा सर, जब ब्रेन स्ट्रोक आता है उसके गोल्डन पीरियड क्या रहते हैं, मतलब गोल्डन आवर क्या रहते हैं कि जितनी जल्दी हॉस्पिटल पहुंच जाए या फिर उसका इलाज हो ये जाए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है फॉर पब्लिक को जानना चाहिए। जैसे ही स्ट्रोक हो, किसी नीम हकीम ओझा के चक्कर में ना पड़ के उसको फ़ौरन न्यूरो सर्जन या न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। आजकल ऐसी दवाइयाँ आ गई हैं, विंडो पीरियड तो 1 घंटा है। 1 घंटे का विंडो हाँ, पीरियड उस है। 1 घंटे में कोई पेशेंट अगर किसी न्यूरो सेंटर में पहुँच जाए जहाँ सारी सुविधाएँ हों, तो उस स्ट्रोक को हम पूरी तरह रिवर्ट कर सकते हैं। एक एंडोवास्कुलर ट्रीटमेंट से उस ब्लड क्लॉट को निकाल सकते हैं। एक केमिकल एंजियोप्लास्टी होती है, एक केमिकल डालकर, केमिकल थ्रोम्बोलिसिस कहते हैं, इंजेक्शन लगेगा, उस क्लॉट को डिसॉल्व कर सकते हैं। कभी कभी 4 घंटे में भी पेशेंट आए तब भी हम इन प्रोसीजर को कर सकते हैं और मरीज को फायदा हो सकता है। मैक्सिमम 4 आवर। मैक्सिमम 4 आवर। लेकिन अगर 1 घंटे गोल्डन आवर में फर्स्ट आवर, जी। गोल्डन आवर में मरीज पहुंच जाए तो ऑलमोस्ट 100% ये रिवर्सेबल है। इसके बाद 6 घंटे के बाद कुछ दवाइयां हैं, लेकिन फिर वो मरीज पूरी तरह रिकवर नहीं करता। लेकिन हमारे देश की समस्या अभी क्या है, हमारे गांव देहात में अभी न्यूरोसर्जन न्यूरोलॉजिस्ट नहीं है। मरीज़, हमारी 80% पॉपुलेशन देहात में रहती है, उसको शहर आने में, अच्छा अस्पताल, डॉक्टर को ढूंढने में 4-5 घंटे लग जाते हैं, तो वो मरीज़ किसी तरह से अच्छी जगह पहुंच नहीं पाते। बहुत ही रेयर पेशेंट होते हैं जो समय से हम लोग के पास आते हैं जिसको हम लोग ठीक कर सकते हैं। अच्छा, दिमाग की बात जैसे हो रही है सर, तो दिमाग पे सबसे ज़्यादा असर किसका होता है? सोने का असर होता है या खाने का असर होता है या एक अच्छा माइंड होता है मतलब कि हाँ फ्रेश माइंड है उसका असर होता है? असर किस चीज़ का पड़ता है? दिमाग स्ट्रेस एक लेने से ज़्यादा असर पड़ता है? हाँ, दिमाग एक बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ है, उसको ट्रेनिंग इज़ मोर इम्पोर्टेंट। उस दिमाग को हम अपने दिमाग को ट्रेन कर सकते हैं। हम लोग 4 घंटे सो के भी पूरा काम कर सकते हैं, हम लोग 10 घंटे सो के भी काम कर सकते हैं, जी। ठीक। बट स्लीप को जो कहते हैं ब्रेन के लिए इम्पोर्टेंट है, इट इज़ ए फीड फॉर ब्रेन। अगर कोई भी मशीन है, अगर उसको हम रेस्ट नहीं देंगे जल्दी ख़राब हो जाएगी। तो हमारे दिमाग को रेस्ट का मतलब अच्छी नींद आना। अच्छी नींद अगर हम 6 घंटे से लेकर 8 घंटे तक सोते हैं, वो दिमाग के लिए बेस्ट मानी जाती है। आजकल सर दिमाग बढ़ाने के लिए, बुद्धि बढ़ाने के लिए कुछ सप्लीमेंट लिए जाते हैं, जैसे मेलाटोन करके एक सप्लीमेंट आजकल बहुत मार्केट में वायरल हो। एक्चुअल में क्या इसका इम्पैक्ट पड़ता है? यूथ बहुत ज़्यादा ले रही है इसको। ये भ्रम है, एकदम गलत बात है। मेलेटोनिन जितने भी और दूसरे इनके प्रोडक्ट हैं, कोई ब्रेन को नहीं बढ़ाता। कुछ बीमारियां होती हैं जो ओल्ड एज में जाकर होती हैं, जिसको हम लोग एल्जीमर्स वगैरह बोलते हैं, डिमेंशिया, एल्जीमर्स। उसमें कुछ दवाइयां हैं वो हमारे ब्रेन के ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देती, क्योंकि ओल्ड एज में खून का सर्कुलेशन कम हो जाता है, इसलिए याददाश्त कम हो जाती है। उस सर्कुलेशन को हम लोग दवाई से बढ़ा दें, याददाश्त काफ़ी हद तक रिकवर करती है। यंग एज में ये प्रॉब्लम नहीं है। ये केवल एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों ने इन दवाइयों को चला रखा है, नंबर 1। नंबर 2, लोगों के दिमाग में गलत बात डाल दी गई है कि इसको खाएंगे आपकी याददाश्त तेज होगी। ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा हो तो हम सब लोग भी उस दवाई को खा के बैठे दिमाग तेज कर ले, अपने बच्चों को खिलाएं। लेकिन सर आजकल की जो जनरेशन है 25 से 30 साल, उसकी मेमोरी लॉस होने लगी है। कई बार हमने देखा है कि कुछ मतलब हमारे सर्कल में भी लोग रहते हैं कि भूल जाते हैं, उनको बताया यार मैं भूल गया। इसके पीछे का रीज़न इसके क्या है? पीछे का लॉजिक ये है, आजकल जितने भी यूथ हैं जी। वो यूथ एक समय में 10 काम करने की कोशिश करते हैं, मल्टीटास्किंग करने की कोशिश करते हैं। और हमारे ब्रेन की प्रवृत्ति है, जो कम इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो चीज़ें हमारा ब्रेन उनको निकालने लगता है। जैसे मैं डॉक्टर हूँ, अगर मैं बहुत बिजी हो जाऊँगा, मैं ये भूल सकता हूँ कि मैंने खाया कि नहीं, मैंने खाने में क्या खाया, मैं ये भूल सकता हूँ कि आज मैंने कल क्या कपड़े पहने थे, लेकिन मैं ये नहीं भूल सकता मुझे कौन सी दवाई लिखनी है। मैं ऑपरेशन करना नहीं भूल सकता, बिकॉज ये मेरी प्राइमरी चीज़ है। तो हमारा ब्रेन बड़ा सेलेक्टिव सुपरनेचुरल कंप्यूटर है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें उनको कैप्चर रखता है, जो अनइम्पोर्टेंट चीज़ें उनको खुद डिलीट मार देता है, उसको जिसको हम लोग भूलना बोलते हैं। तो हर एक इंसान के दिमाग की कैपेसिटी है, जैसे हमारा हार्ड डिस्क है उसकी कैपेसिटी है। और एक हार्ड डिस्क में एक हम ऐसा सॉफ्टवेयर डाल दें कि जब वो फुल हो जाए, अब हम उसे फीड करते जा रहे हैं, तो कुछ पहले वो फाइल डिलीट हो जो अनइम्पोर्टेंट है, इंपॉर्टेंट फाइल डिलीट ना हो जाए, ठीक है।
तो एक हमारे ब्रेन की कैपेसिटी से ज़्यादा जब हम चीज़ों को फीड करने लगते हैं तो कम इम्पोर्टेंट चीज़ें ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाती हैं, जिसको हम लोग भूलना बोलते हैं। तो एक ये नेचुरल प्रोसेस है। हम अपने ब्रेन की कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं, भूलना नहीं चाहते। कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हमें योगा चाहिए, हमें ऑक्सीजनेशन बेटर चाहिए, हमें एक्सरसाइज चाहिए, हमें फुल स्लीप चाहिए। और एक सवाल सर और इसमें है कि क्या एक्चुअल में मोबाइल हो गया या स्क्रीन टाइमिंग हो गया, उससे एक्चुअल में दिमाग को नुकसान होता है? ये बड़ा डिबेटेबल चीज़ है। अभी मैंने भी कई जगह पढ़ा, उस पर रिसर्च करने की कोशिश कई की। लोग कहते हैं कि होता है। यस, लेकिन मैंने कई जगह इस पे देखा, पढ़ा, अध्ययन किया, रिसर्च, खुद भी रिसर्च किया, जी। लेकिन अभी कोई हमें ऑथेंटिक न्यूज़ ऐसी नहीं मिली कि अच्छा। मैं आपको ये बता पाऊँ कि ये नुकसान करता है। जी। यहाँ तक कुछ लोगों ने लिखा इससे ब्रेन ट्यूमर बढ़ जाते हैं, लेकिन कोई भी अभी इसका ऑथेंटिक न्यूज़, ऑथेंटिक एविडेंस हमारे पास नहीं है। याददाश्त कम हो जाए, हमारे पास ऑथेंटिक उसका डाटा नहीं है। कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग नहीं कहते हैं, ये डिबेटेबल टॉपिक है। मुझे पर्सनली लगता है एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। सही बात। तो कोई भी चीज़ है, एक्सेस हम खाना भी खाएंगे वो भी हमारे लिए ख़राब है, हम एक्सेस काम करेंगे वो भी ख़राब है, हम एक्सेस मोबाइल यूज़ करेंगे वो भी ख़राब है। तो इट शुड बी इन लिमिटेड यूज, इट शुड नॉट बी इन एक्सेस। जितनी ज़रूरत है उतना करें। आजकल की सर जनरेशन है, अभी 25 से 30 साल की हम बात कर रहे थे, जैसे बढ़ते हम लोग 30 से 35 या 40 साल तक हम लोग पहुंचते हैं तो स्लिप डिस्क के केसेस बहुत ज़्यादा आने लगते हैं। तो क्या प्रिकॉशंस उनको लेनी चाहिए और क्यों ये ज़्यादातर होते हैं इस एज में, इसके पीछे क्या रीज़न है? ये स्ट्रोक जिस तरह से मैंने बताया, गलत खाने पीने से, बीमारियों को ट्रीट ना करने से होते हैं। इसी तरह से हमारा पोस्चर गलत हो जाए बैठने का, हम बहुत ज़्यादा झुकने लगें, हम लोग वज़न बहुत ज़्यादा उठाने लगें, तो हमारी कमर वीक हो जाती है और कमर में डिस्क प्रोलैप्स हो जाती है। एक मैंने बहुत पहले, करीब 10 साल पहले यूट्यूब पे डाला था कि पब्लिक को अवेयर करने के लिए 4 सावधानी अगर हम रखें तो हम डिस्क प्रोलैप्स से बच सकते हैं। वो मैं फिर से एक बार आपको बताता हूँ। आगे ना झुकें, आगे ना झुके का मतलब कम से कम कम झुकें, से कम झुके। वजन लिमिटेड उठाएं, ओवर वेट ना उठाएं। इंडियन टॉयलेट को, जिन लोगों को कमर में दर्द है वो इंडियन टॉयलेट का इस्तेमाल कम से कम करें, ठीक है। हाँ, और अगर डिस्क प्रॉब्लम हो ही जाए तो समय से उसका इलाज करा लें। तो 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आगे झुकना, वजन उठाना, इंडियन टॉयलेट यूज़ करना, ओवर वेट होना, वजन को कंट्रोल रखें। ऐसा करने से हम डिस्क को होने से काफ़ी हद तक बचा सकते हैं। अगर हो ही जाए तो फिर जल्दी से जल्दी उसका इलाज होना चाहिए, वो ट्रीटेबल है, 100% ठीक हो जाती है। और एक प्रॉब्लम और सर आती है आजकल, थोड़ा थोड़ा कभी कभी लोग कहते हैं कि चक्कर जैसा आ रहा है या फील होता है, या फिर कभी कभी जैसे बात कर रहे हैं उनको लगता है कि हम अभी आपसे बात कर चुके हैं या फिर हम पहले कभी यहाँ पर आ चुके हैं। ये क्या प्रॉब्लम होती है? इस प्रॉब्लम को हम लोग एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, जिसको हम लोग हेलुसिनेशंस या इल्यूजन की संज्ञा देते हैं, कि जो पेशेंट, जो चीज़ कभी घटित नहीं हुई, हमारा ब्रेन कभी कभी उसको कैच कर लेता है। एक ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, जिसको पहले समय में बोलते थे भूत आ गए हैं, ठीक है, इसके ऊपर ऊपरी आ गई है। ये सब बीमारी थी पहले, लेकिन डायग्नोसिस नहीं होती थी, सुविधाएं उतनी थी नहीं, तो इसको गांव में, समाज में इस तरह से देखा जाता है। बट ये सब न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है। हमारा ब्रेन कभी कभी, जैसे हार्ड डिस्क या कंप्यूटर में वायरस आ जाए तो जो चीज़ डिलीट नहीं माना जाता वो डिलीट हो जाती, कोई नई चीज़ें फाइल अपने आप खुल जाती। सेम इसी तरह से हमारे ब्रेन के कंप्यूटर में अगर कोई वायरस आ जाए, मतलब उसका सॉफ्टवेयर गड़बड़ हो जाए, तो इस तरह की चीज़ें होने लगता है। तो ये बीमारी है जिसको हम लोग दवाइयों द्वारा, कुछ मेडिटेशन द्वारा ठीक कर सकते हैं। सर आजकल की जनरेशन थोड़ा नशे की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और नशे में जैसे कोकीन हो गया या फिर अफीम हो गई, मतलब इसका बार बार सेवन क्यों करती है? ऐसा क्या उसमें होता है जिसको माइंड बार बार नहीं लेते, फिर चिड़चिड़ा होना शुरू हो जाता है व्यक्ति, और उससे फैमिली वाले भी बहुत परेशान होते हैं, एडिक्टेड रहते हैं। ये एक नशा ऐसी चीज़ है, नशा हमारे समाज में आजकल आपके एक स्टेटस सिंबल की तरफ जा रहा है, कि हम लोग ड्रिंक करेंगे तो हमारा स्टेटस ऊंचा है, क्योंकि हम लोग वेस्टर्न, जितनी पश्चिमी सभ्यता, उसको लेते जा रहे हैं। वो लोग ठंडे देश में रहते हैं, वो थोड़ा अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, लिमिटेड में पढ़े लिखे हैं। हम लोग क्या गर्म देश में रहते हैं, उनको फॉलो करते हैं, तभी भी अल्कोहल पीने लगते हैं, और लिमिट नहीं है फिर, तो इसको हम लोग एडिक्शंस बोलते हैं। इसी तरह से जो बच्चे पहले से अल्कोहल या नशा या कुछ चरस, भांग, गांजा, स्मैक लेते हैं, वो दूसरे बच्चों को बिगाड़ने के लिए पहले थोड़ा टेस्ट कराते हैं, ज़बरदस्ती भी कराते हैं। रैगिंग के समय में कभी कहते खा के देगा, एक बार से क्या हो जाएगा, उसको एक बार उसका टेस्ट लगता है तो उसको फिर उसकी आदत पड़ती है। शुरू में शौक में लेता है,
बाद में हमारा शरीर उसका यूज टू हो जाता है, जिसको एडिक्शन बोलते हैं। तो बाद में वो छोड़ना भी चाहे तो भी नहीं छोड़ सकता। लेकिन उसके आजकल ट्रीटमेंट है, उसके लिए बड़े बड़े अस्पताल बने हुए हैं, डी एडिक्शन केंद्र बने हुए हैं, उसको हम लोग उसका काउंटर दे करके रोका जा सकता है। और उन बच्चों को कभी कभी हम लोग को एक आइसोलेशन में भी रखना पड़ता है, जिससे उनके दोस्त ना मिले, उनको उस ड्रग की याद ना आए। तो ऐसा किया जा सकता है। तो हमारा ब्रेन नहीं मांगता, ब्रेन को पहले उसका टेस्ट दिया जाता है, फिर ब्रेन डिमांड करता है कि मुझे ऐसा चाहिए। एक चीज़ और है सर, आजकल लोग देखते हैं ना, अधिकतर जाते हैं SBOT लेते हैं, मतलब आजकल प्रचलन बन गया हुआ है। तो ये हेल्थ के लिए अच्छी है कि बुरी है? नहीं, मैं इसको अच्छा नहीं मानता, इसको मैं हेल्थ के लिए खराब मानता हूँ। हेल्थ के लिए जितनी नेचुरल चीज़ें हों, जी आप ग्रीन वेजिटेबल्स लीजिए, फ्रूट्स लीजिए, अंकुरित दालें लीजिए, दाल खाइए, सब्जी खाइए। नॉन वेज लोग एग खा सकते हैं, नॉन वेज खाने को मैं बुरा नहीं मानता, मैं नहीं पर्सनली लेता, लेकिन नॉन वेज खाने को मैं बुरा नहीं मानता। मगर जितने भी नेचुरल फूड्स हैं उनकी तरफ जाए, इन आर्टिफिशियल चीज़ों से दूर रहना चाहिए किसी भी, तो उनके अपने साइड इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा होते हैं। लोग बाग जिम जाते हैं, स्टेरॉइड का इस्तेमाल करते हैं बॉडी बनाने के लिए, लेकिन 40 साल के बाद उनके सब बोन मसल सब बेकार हो जाती हैं, हार्ट अटैक होने लगते हैं। तो स्टेरॉइड से बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट होता है। मरीज को डायबिटीज, बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड स्टेरॉइड लेती, गलत है। और सर जो ये प्रोटीन लेते हैं बॉडी के लिए, वो प्रोटीन के लिए अगर अच्छी कंपनी का प्रोटीन हो, अगर आप उसके कॉन्स्टिट्यूएंट देख लें पहले कि उसमें उस प्रोटीन में भी कभी कभी वो लोग स्टेरॉइड मिलाते हैं, वो स्टेरॉइड नहीं होना चाहिए। प्योर प्रोटीन हो, हमारी वे प्रोटीन आती है, हमारी ग्राम प्रोटीन्स आती है, तो अगर नेचुरल प्रोटीन उसमें इनबिल्ट है तो यस ले सकते हैं। प्रोटीन पाउडर को मैं और ये जो प्री वर्कआउट होते हैं, ड्यूरिंग वर्कआउट होते हैं, ये सब बॉडी के लिए अगर उनमें स्टेरॉइड नहीं है तो अच्छे हैं, लेकिन उसको लेने से पहले देखना होता है। अच्छा सर, स्टेरॉइड तो बहुत टाइप के होते हैं। हाँ, तो क्या मेजर देखा जाए कि ये स्टेरॉइड है कि नहीं है? देखिए स्टेरॉइड है, कोई कम होते हैं, कुछ लाइट स्टेरॉइड होते हैं, कुछ हार्ड स्टेरॉइड होते हैं। तो हार्ड स्टेरॉइड तो बहुत ही खराब है, बट स्टेरॉइड इज स्टेरॉइड। वो कई कंपनीज के आते हैं, कई उनका जो कॉम्बिनेशन अलग अलग हो सकता है। डेफ्लाजाकोट है, एम्बेरेनिसोन है, हार्डोकोर्टिसोन है, सब एक ही फैमिली के हैं, ठीक है। तो एक ही, अब ऐसे मानिए अगर शेर है, उसका छोटा बच्चा भी उतना ही घातक है इंसान के लिए, फीमेल भी उतनी घातक है और वो मेल भी उतना ही घातक है, ठीक है। तो सब एक ही फैमिली के, एक छोटा, एक बड़ा, एक कमजोर, लेकिन इंसान के लिए सभी मजबूत है। एक सर सर्जरी होती है मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी, ये क्या होती है? मतलब नाक से क्या वायर डाल के कर लेते हैं, बहुत फेमस हो रही है आजकल। एक मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी, जितनी भी सर्जिकल ब्रांच हैं सब में आजकल हम लोग इन्वेजन का मतलब होता है काट फीट, मिनिमल का होता है मिनिमम, छोटा। तो छोटे काट फीट मतलब छोटा चीरा लगाने से जितनी सर्जरी होती है उसको मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी बोलते हैं। तो ये नाक से करते हैं क्या? वो अभी हम बता रहे हैं जी। पेट में अगर ऑपरेशन है मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी, आप छोटा चीरा लगा के दूरबीन से पेट में गॉलब्लैडर निकाल दीजिए। अच्छा। ब्रेन ट्यूमर आजकल हम लोग नाक के अंदर से बिना चीरा लगा नाक के अंदर से ट्यूमर निकाल लेते हैं जी। कान के पीछे ट्यूमर होते हैं, कुछ लोग कान के अंदर से निकाल लेते हैं। गले के ऊपर ट्यूमर होते हैं, हम लोग मुंह खोल के गले से निकाल लेते हैं। कभी कभी आँख के पीछे ट्यूमर होता है तो भौं में छोटा सा चीरा लगा के भौं से अंदर चले जाते हैं, तो उसमें स्कारिंग पता नहीं लगती और कम इंजरी में, कम छोटे चीरे में ऑपरेशन हो जाता है। शरीर के लिए भी कुछ नुकसान? शरीर के कम नुकसान है, वो चीरा दर्द कम होता है, ब्लड लॉस कम होता है, रिकवरी फास्ट होती है, मरीज 2 दिन बाद घर चला जाता है। अच्छा, क्या सर वायु प्रदूषण से दिमाग पे असर पड़ता है? वायु प्रदूषण, यस, वायु प्रदूषण से शरीर के हर एक अंग पे फर्क पड़ता है जी, मगर मेन लंग पे ज़्यादा फर्क पड़ता है जी। लंग पे एक बार फर्क पड़ेगा तो लंग से जितनी ऑक्सीजन शरीर में जानी चाहिए नहीं जाएगी, और अल्टीमेटली जब ऑक्सीजन ब्रेन को नहीं मिलेगी तो ब्रेन भी ग्रसित होगा। तो इनडायरेक्ट इफेक्ट है पोल्यूशन का, वायु प्रदूषण का, ब्रेन पे भी, हार्ट पे भी, सब शरीर के हर एक अंग पे। सर 3 चीज़ें हैं जिसमें अधिकतर लोग कंफ्यूज होते हैं। पहला तो अल्जाइमर, दूसरा डिमेंशिया और तीसरा पार्किंसंस। ये क्या होता है, मतलब मेजर इसमें क्या अंतर रहता है? पार्किंसन डिजीज एकदम अलग है। एल्जाइमर डिमेंशिया को करीब करीब हम लोग एक दूसरे का सिनोनिम मान सकते हैं जी। पार्किंसन डिजीज, हमारे दिमाग में एक हार्मोन होता है डोपामिन हार्मोन। जी। जब डोपामिन हार्मोन की कमी हो जाएगी तो हमारे हाथ पैरों में शिथिलता जाएगी और हाथ पैरों में कंपन हो जाएगा। उस डोपामिन को हम लोग बाहर से दे दें दवाई के रूप में तो हमारा मरीज़ ठीक हो जाएगा। और कभी कभी अगर इससे नहीं ठीक होता तो जो डोपामिन हार्मोन के अपोजिट हार्मोन है हम उनको कम कर दें। बेसिकली डोपामिन और उसके अपोजिट हार्मोन को बैलेंस में रहना होता है, ठीक है।
तो अगर डोपामिन कम हो गया तो हम डोपामिन दे दें, बराबर बैलेंस में आ जाएगा। अगर दवाई से डोपामिन बैलेंस में नहीं आ रहा तो इसी को कम करो, वो यहाँ तो बैलेंस में आ जाएगा, जी तो हमारे मरीज की कंपन खत्म हो। तो एक तो ये डिजीज़ है। जी एल्जीमर्स क्या है? जब हमारे दिमाग में धीरे धीरे खून की सप्लाई कम हो जाती है ओल्ड एज होने के कारण, दिमाग में खून कम जाएगा तो ब्रेन की परफॉर्मेंस कम होने लगेगी, ब्रेन में श्रिंकिंग हो जाएगी, ब्रेन में छोटे छोटे डैमेजेस होने लगते हैं, जिससे हम डिमेंशिया या एल्जीमर्स की तरफ बढ़ जाते हैं, मतलब याददाश्त कम होना। जी। तो एल्जीमर्स एंड डिमेंशिया दो अलग अलग एंटिटी जनरल पब्लिक के लिए नहीं है, ये सेम है, लेकिन पार्किंसन डिजीज एकदम अलग है। एक सर बच्चों से जुड़ा सवाल है, बच्चों में सीपी चाइल्ड्स की प्रॉब्लम होती है, ये सर क्यों होती है और क्या ये पॉसिबल है सही होने के लिए? सीपी सेरेब्रल पैल्सी, इसकी फुल फॉर्म है सेरेब्रल पैल्सी। सेरेब्रल पैल्सी का मतलब ये होता है कि अगर हमारे बच्चे का ब्रेन डैमेज हो जाए, डैमेज होने के कारण मैं बताऊंगा अभी, बच्चे का ब्रेन डैमेज हो जाए तो उसके शरीर का विकास नहीं होगा, क्योंकि बच्चा ग्रोइंग फेज में होता है। अगर हमारा ब्रेन बढ़ता है तभी हमारा शरीर बढ़ता है, अगर हमारा ब्रेन नहीं बढ़ेगा तो शरीर नहीं बढ़ेगा। ब्रेन डैमेज तो शरीर का टोन बढ़ जाता है, ऐसे तनाव आ जाता है। तो छोटा बच्चा जो पैदा होते ही नहीं रोया, एक कारण ये है बच्चा नहीं रोया। बच्चे के पैदा होने का पता उसके रोने से लगता है, घर वालों को पता है बच्चा पैदा होगा रोने लगा। अगर वो बच्चा नहीं रोया, 2 मिनट भी अगर नहीं रोया, उसके दिमाग को ऑक्सीजन नहीं मिली, 2 मिनट में उसका ब्रेन डैमेज हो गया। 2 मिनट में 2 मिनट में भी डैमेज हो जाता है। बच्चे को विदिन 1 मिनट रोना चाहिए, क्राई करके, कैसे भी करके। इसलिए अस्पताल में होता है, डॉक्टर उसको रुलाते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, नहीं रोता तो उसको ट्यूब डाल के हम लोग आर्टिफिशियल सांस देते हैं, जिससे ब्रेन डैमेज ना हो जाए। लेकिन छोटी जगहों में डिलीवरी होती है, अस्पताल घर में डिलीवरी हो जाती है, उनको ये सुविधा नहीं मिलती। तो ब्रेन डैमेज होने से हमारे शरीर का तनाव बढ़ जाता है, उसका उठना बैठना चलना सब देर से होता है, ब्रेन भी कमज़ोर हो जाता है। इसको हम लोग सेरेब्रल पैल्सी बोलते हैं। दवाइयाँ आ गई हैं, कुछ ब्रेन को हम लोग बढ़ा सकते हैं, फिजियोथेरेपी आ गई हैं, जो शरीर में कॉन्ट्रैक्चर्स बन जाते हैं, हाथ पैर कड़े हो जाते हैं, हम उनको ऑपरेशन करके ठीक कर सकते हैं। तो बच्चे को किसी तरह से हम लोग फिर से बैक टू पेविलियन कर सकते हैं, उसको काम पे पहुंचा सकते हैं, मगर बड़ा लंबा ट्रीटमेंट है, बड़ा मुश्किल ट्रीटमेंट है। अच्छा सर, हम लोग बचपन में एक चीज़ सुनते थे जो शायद अब तो सुन के हंसी भी आती कभी कभी, कि लोग कहते हैं कि हम लोग सिर्फ अपने दिमाग का 10% ही यूज़ कर पा रहे हैं। तो ये क्या एक्चुअल में फैक्ट है, हम लोग 10% ही यूज़ कर पा रहे हैं कि बचपन से बताया जाता था कि नहीं, ये सच्चाई नहीं है। मगर बात ये है कि कोई अपने ब्रेन को 10% ट्रेन करके अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल देता है यूज़ करके। कुछ लोग अपने ब्रेन का 100% यूज़ करके उसको पूरी ज़िंदगी निकाल देता है। लेकिन सर ये पता कैसे चल रहा है कि 100% नहीं, कर रहे ये हैं? इसका पता लगाने, ये कोई पता लगाने का तरीका नहीं है, कोई पता लगाने का तरीका नहीं, कोई तरीका। अब देखिए, अंबानी और आप और हम तो एक ही हैं। जी सर। अंबानी ने अपने दिमाग का इतना इस्तेमाल किया कि आज वो दुनिया का नंबर 1 बन गया। बिल्कुल। बिल गेट्स नंबर 1 बन गया। जी। ठीक है, बड़े बड़े सब जो करवार मार्ग ये सब, ये अपने दिमाग का हमें लगता है काफ़ी हिस्सा यूज़ कर रहे हैं। सर। एक गांव का किसान है, वो ज़्यादा यूज़ ही नहीं करता, उसको पता सुबह जाना, हल चलाना, नाच बोना है, कटाई करना, घर आना, तो वो उसके कुछ रिफ्लेक्स में वो दिमाग का इस्तेमाल ही नहीं कर रहा। और दिमाग की प्रवृत्ति जब तक हम उसको यूज़ नहीं करते हैं वो फिर काम नहीं करता, मतलब उतने पे रुक जाता है। और सर ये ब्रेन फूड क्या होता है? क्या अखरोट ब्रेन फूड में आता है? लोग अधिकतर कहते हैं कि भाई इसके ब्रेन फूड है, क्या नहीं, होना चाहिए ब्रेन फूड? ऐसा नहीं है। एनी फूड, मतलब कोई भी फूड हो जो हमें ब्रेन को न्यूट्रिशन देता हो, वो ब्रेन के लिए एनर्जी मिलना चाहिए। जी। तो ब्रेन को जो एनर्जी दे, हमारे ब्लड में एनर्जी दे, वो सब जगह देता है। ऐसा कोई फ्रूट नहीं होता कि जो हमारे दिमाग को, कहते हैं लोग बादाम खाओ दिमाग बढ़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है बादाम में कि बादाम दिमाग को बढ़ाएगा। लेकिन चली आ रही हैं चीज़ें पहले से, लेकिन ये मेडिकली साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है। सर न्यूरो की अभी एक रिसर्च हमने देखी थी, 25 साल में ब्रेन स्ट्रोक के केसेस और बढ़ रहे हैं, सर्वाइकल के केसेस और बढ़ रहे हैं। तो इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न क्या है? ओवर व्यस्तता, ओवर बिजीनेस, ओवर वर्क, लैक ऑफ रेस्ट। अगर हम लोग रेस्ट नहीं करेंगे, हम लोग अपने ऊपर ध्यान नहीं देंगे। मुझे याद है हमारे फादर 6 घंटे 8 घंटे काम करते थे, हमारे दादाजी तो केवल 6 घंटे काम करते, पिताजी 8 घंटे करते थे। आज की डेट में मैं 18 से 20 घंटे काम कर रहा हूँ। तो ओवर व्यस्तता, इसका मतलब मैं अपने ऊपर ध्यान कम से कम दे पा रहा हूँ। ठीक, जितना मुझे रेस्ट की ज़रूरत है, मेरे बैक को रेस्ट की ज़रूरत है, मेरे ब्रेन को रेस्ट की ज़रूरत है, उतना नहीं मिल पा रहा। तो ओवर बिजनेस, लैक ऑफ रेस्ट, किसी भी मशीन को आप 24 आवर चलाएंगे तो टीयर एंड बियर बढ़ेंगे। सिमिलरली हैपन विद द ह्यूमन बॉडी। लेकिन सर लोग आजकल की जनरेशन कहती है दिमाग शांत करने के लिए सिगरेट पी लेता हूँ मैं, एक सिगरेट अगर पीजिए तो माइंड जो है शांत हो जाता है। ये फैक्ट है क्या? नहीं, ये गलत है,
गलत है। चाय का असर पड़ता है दिमाग पे? चाय, कॉफ़ी, स्मोकिंग, इनमें सब में कैफ़ीन होता, वो एक तरह से कहिए थोड़ी देर के लिए ब्रेन को स्टिमुलेट कर देती है, और क्या अल्कोहल पीने से स्ट्रेस कम होता है? क्योंकि ब्रेन काम ही नहीं करता उस समय। अगर आप गहरा से सो जाएं, स्ट्रेस कम हो जाए, अल्कोहल पी लीजिए, आपका ब्रेन काम नहीं करता तो आप रिलैक्स हो गए, बुरा स्ट्रेस खत्म हो बुरा खत्म हो गया, तो अल्टीमेटली उसकी डिमांड बढ़ती जाएगी। जी। बढ़ते तो मुझे लगता है एक्सेस में कभी भी किसी को चाय, कॉफ़ी इस तरह की चीज़ें नहीं लेना चाहिए। अगर आपको ज़रूरत है, आप लोग को लगता है कि मैं इस समय काम कर रहा हूँ, थक गया हूँ, तो इससे बेटर है आप स्मोकिंग के बजाय आप 2 मिनट नैप ले लें, सो जाएं। हमारी जो गवर्नमेंट है वो इस पे क्या काम कर रही है कि जिससे ब्रेन स्ट्रोक कम आए या स्पाइनल जो प्रॉब्लम्स होती है वो कम आए? गवर्नमेंट के काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम हैं, स्ट्रोक अवेयरनेस प्रोग्राम, वो हर एक लेवल पे चल रहे हैं। जी। गांव में पीएससी लेवल पे चल रहे हैं कि स्ट्रोक से बचने के लिए नशा ना करें, डायबिटीज़ का ये स्लोगन लिखे हुए रहते हैं। पीएससी लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, प्रधानों की हवेलियों में, प्रधानों के ऑफिसेज में। लेकिन सर दवाएं नहीं रहती पीएससी में, आपने खुद बताया कि वहाँ से यहाँ आने में काफ़ी हाँ, समय लग जाता है। वो सुविधाएं अभी हमारे हिंदुस्तान में स्पेशलिस्ट डॉक्टर को हर एक जगह पहुंचने में बहुत टाइम लगने वाला। हम लोग की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, पॉपुलेशन डॉक्टर का रेशो बहुत ख़राब है, लेकिन बहुत ख़राब। टेलीमेडिसिन कहीं ना कहीं उसके टेलीमेडिसिन स्ट्रोक में काम नहीं करेगी, मगर टेलीमेडिसिन जनरल बीमारियों में काम कर सकती है, जाड़, सर्दी, जुकाम, बुखार, इस सब में काम कर नहीं, सकती मान है। लीजिए कोई एमबीबीएस डॉक्टर है, अगर आप उसको एज ए टेलीमेडिसिन गाइड करें तो स्ट्रोक से तो बचा सकता है पेशेंट को। नहीं, वो टेलीमेडिसिन वो जिस मशीन पे काम होगा, जी। जो घंटे, जो गोल्डन आवर की हमने बात की जी थी, जी। वो तो वहीं होगा जहाँ वो मशीन है हमारे पास। ओके। और वो मशीन इतनी एक्सपेंसिव है, उसका वो मेंटेनेंस, इंजेक्शन से उसका काम नहीं होता। वो इंजेक्शन के लिए भी हमें उसको एक इंजेक्शन आता है, बिल्कुल वो सर। इंजेक्शन वहाँ लगाएगा, ब्लीडिंग शुरू उसको रोक नहीं पाएगा। वो उस इंजेक्शन के लिए भी बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। उस इंजेक्शन को लगा के हमारे पूरे शरीर का ब्लड की कोगुलेशन पावर खत्म, नाक से ब्लीडिंग आ सकती है, कान से ब्लीडिंग आ कहीं सकती से है, भी आ पेशाब के ब्लीडिंग, वो मरीज बेचारा, अगर वहाँ खून चढ़ाने की व्यवस्था नहीं है, उस चीज़ के काउंटर करने के इंजेक्शंस नहीं है, वो डॉक्टर उतना ट्रेन नहीं है, तो मरीज तो गड़बड़ हो जाएगा। जी जी। तो वो रिकमेंडेड नहीं है छोटी जगह में, वो स्ट्रोक यूनिट में रिकमेंडेड है कि जहाँ अगर इस इंजेक्शन ने ऐसा किया तो हम उसका काउंटर भी लगा सकें। बिल्कुल सर। सर कोई मैसेज जो सोसाइटी को आप देना चाहते हो और आजकल की जनरेशन खासकर से? मैं अपनी रोज़ की प्रैक्टिस में करीब 4 बार ऐसे सेशन करता हूँ 2-2 मिनट के, जो पब्लिक को अवेयर करे, जो बीमारियों को आने से रोके। क्या सर सेशन तो होते हैं? मेरा मैसेज यही रहता है हमेशा से, बीमारी से बचना इज़ बेटर देन उसको ठीक करना, डॉक्टर के पास आने से। और बीमारी से बचने के लिए आपको सही समय पे खाना, सही समय पे सोना, रोज़ एक्सरसाइज करना और व्यसनों से बचना। अगर ये 4 फार्मूले आप अपना लें, मैं सब पेशेंट को ये बोलता हूँ, नशा मुक्ति बिल्कुल, नशे की तरफ बिल्कुल ना जाएं, समय पे अपना खाना लें, समय पे व्यायाम जरूर करें, कोई भी व्यायाम करें जो आपको एक्सरसाइज यानी डेली एक्सरसाइज डेली जरूरी है। अगर हफ्ते में 5 दिन भी करते हैं तो भी हम फिट रह सकते हैं। और समय पे नींद लें, ऐसा करने से हम बीमारियों से काफ़ी हद तक बच जाएंगे। और सर एक चीज़ और इसमें पूछना चाहेंगे, साल में कोई कोई ऐसा टेस्ट होता है जिसको हम लोग करा लें, जैसे सीटी स्कैन करा लें या एमआरआई करा लें, हमें पता रहे कि भाई हमारा माइंड सही है? नहीं, वो ऐसे एडवांस में कोई भी चीज़ हमें नहीं नहीं बता करा दी, सकते हैं। मगर हाँ, हमें 40 साल की उम्र के बाद अपना शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, ये 3 चीज़ें हर एक 6 महीने में करानी चाहिए। ये ऐसी चीज़ें हैं जो ब्लड प्रेशर किसी का बढ़ा चल रहा है तो वो आज गड़बड़ नहीं करेगा, वो आगे चल के गड़बड़ करेगा। तो अगर हमें पहले से पता लग पता जाएगा, रहेगा तो हाँ, precautions ले लेंगे। तो शुगर है, इसी तरह आज गड़बड़ नहीं करेगा, हो सकता है 6 महीने बाद गड़बड़ करे, वो जांच से पता लग सकता है। इसी तरह कोलेस्ट्रॉल, तो शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल का चेकअप हर एक 35-40 साल की उम्र के बाद हर एक इंसान को 6 महीने में कराना चाहिए। तो उससे काफ़ी बीमारियों से, वो हार्ट अटैक, ब्रेन अटैक से बच जाएगा। सर आप 25 साल से सेवाएं दे रहे हैं, आप मतलब क्या चेंजेस देखिए पहले के पेशेंट में और आज के पेशेंट में, क्या अंतर आ रहा है? बहुत अंतर आ रहा। पहला अंतर तो जो मैं फील करता हूँ, कभी कभी मुझे ख़राब भी लगता है, डॉक्टर पेशेंट के बीच में जो विश्वास था वो ख़त्म हो गया। गूगल आ गया। गूगल आने से लोगों को कुछ मेंटलिटी चेंज होने से, और उसके दोनों ही पक्ष हैं, कुछ डॉक्टर भी ऐसे हैं लेकिन अधिकतर पब्लिक उसके जिम्मेदार है। पब्लिक बड़ी डिमांडिंग होती है, अगर मरीज मर जाए सोचती डॉक्टर ने मार डाला। भाई अगर डॉक्टर सबको बचाए तो फिर तो डॉक्टर के घर वाले तो कोई मरेंगे ही नहीं, डॉक्टर के घर वाले मरते हैं, डॉक्टर खुद मरते हैं, तो डॉक्टर सबको नहीं बचा सकता।
डॉक्टर केवल प्रयास कर सकता है। डेथ काफ़ी हद तक हम लोग अभी भी मानते हैं, डेथ और मरण भगवान के हाथ में, हमारे हाथ में नहीं है। हम बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, हम डेथ को नहीं रोक सकते। ठीक, कितने पेशेंट ऐसे होते हैं हमें लगता है पेशेंट नहीं बचेगा, बच जाता। कितने पेशेंट ऐसे इसको कुछ होना नहीं चाहिए, वो नहीं बचता, गड़बड़ हो जाता। तो पेशेंट इसको लेके बड़ा बुरा बिहेव करते हैं, अस्पताल तोड़ते हैं, मारपीट करते हैं, जो कि मुझे बड़ा 25 खराब सालों लगता में है। ये अंतर ये आया, बहुत अंतर बड़ा। है, जो कि 25 साल पहले ये इतनी घटनाएं नहीं होती नहीं थी। होती थी, डॉक्टर और को लोग आज आप समझते हम थे। देखते हैं कि रोज़ कहीं ना कहीं पूरे हिंदुस्तान जी। में ऐसी घटनाएं हो रही हैं। जी, अगर 2 शब्दों में जाने, डॉक्टर DK बत्सल क्या है? क्योंकि सर आपसे ओपीडी लेने के लिए लोग 3-3 महीने, 6-6 महीने वेट करते हैं। अगर मैं अपने बारे में 2-3 शब्दों में बताऊं कि जी। मैं क्या हूं, जी। मैं मानता हूं कि मैं मेहनत, ऑनेस्टी एंड नॉलेज का कॉम्बिनेशन हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना समय दिया और आज की जनरेशन को मैसेज दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू एंड ऑलवेज वेलकम बेबी, ऑलवेज।